नमस्कार साथियों डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं तब से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं। ट्रेडिशनली पिछले कुछ सालों से भारत और यूएसए के संबंध मजबूत हुए थे, जिसका रीजन था चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करना, चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस को कम करना। इस वजह से यूएसए और भारत ने अपने संबंधों को मजबूत बनाया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं, दोनों ही देशों के अगेंस्ट पॉलिसीज रखते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि भारत और चीन अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल जो पॉलिसी चली आई है उनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यूरोपियन देश हैं, नेटो कंट्रीज हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर। जहां कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार का ट्रेड वॉर उनके साथ नहीं चाहते हैं। इवन ग्रीनलैंड के मुद्दे तक पर भी डोनाल्ड ट्रंप को इनके द्वारा सपोर्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हैं, खुलकर उनकी नीतियों को कन्फ्रंट करते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आपको दिखाई देगा फ्रांस, और यहीं से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में मतभेद होने शुरू होते हैं। फ्रांस और जर्मनी, जो ऐसे दो देश जो यूरोप के अंदर एक अलाय के रूप में, एक सहयोगी के रूप में देखे जाते थे, आज उनके बीच में भी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर तो दोनों के बीच में विरोध है ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद और खुलकर सामने आ रहे हैं। इन्हीं चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आखिर क्यों इतने पुराने समय से जो देश आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हुए आ रहे थे, आज क्यों एक दूसरे से दुश्मन बनने की कगार पर खड़े हुए हैं, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हो रही है आज के सेशन में फ्रांस और जर्मनी की, जो एक दूसरे के काफी अच्छे सहयोगी यूरोप के अंदर माने जाते थे। जर्मनी जो यूरोप की भावी नीतियों के लिए फ्रांस की तरफ देखा करता था, आज के समय इटली जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। इटली के साथ क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इटली और जर्मनी दोनों ही देशों के नेता दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंध रखते हैं। यूएसए के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, यूएसए के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कन्फ्रंट करते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। तो सभी चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आपकी जो ओपिनियन है उसको कॉमेंट बॉक्स में भी जरूर से बता के जाना है। आते हैं आज के मुद्दे पर। सामने आपको दिखाई दे रही है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज एक पावर कपल के रूप में यूरोप में इस वक्त एक दूसरे से सहयोग मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखा करते थे, उनके बीच में मतभेद हमें खुल के दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक नतीजा ये निकल कर आता है कि जो पूरा यूरोप, पूरा नेटो एक साथ एकजुट होकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर सकता था, वो चीज हमें कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, वो चीज देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ही आपस में मतभेद देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लोकेशन कहां पे है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी लोकेशन देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस की लोकेशन है, ये जर्मनी है, ऊपर आपको यूके दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी दोनों पड़ोसी हैं, आपस में बॉर्डर साझा करते हैं और दोनों के ट्रेडिशनली संबंध काफी अच्छे रहा करते थे, अभी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद इनके बीच में हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इटली, जिसके संबंध अब फिलहाल जर्मनी के साथ सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब रीजन क्या है कि फ्रांस और जर्मनी के संबंध खराब हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर? दो इसके मेजर रीजन बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां तो रीजन है ही, इसको लेकर तो दोनों ही देशों के विचार अलग अलग हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे रीजन हैं, जिसमें से सबसे पहला आपको दिखाई देगा मार्कोसर संधि। मार्कोसर क्या है? मार्कोसर साउथ अमेरिका के अंदर एक ट्रेड समूह है, ट्रेड ग्रुप है। एफटीए इसके साथ करे जाने की बात हो रही थी। इस मार्कोसर के अंदर काफी सारे लैटिन अमेरिकन देश आते हैं, जिसमें ब्राजील का नाम आता है, पैराग्वे का नाम आता है, उरुग्वे का नाम आता है, अर्जेंटीना का नाम आता है। तो इन सब देशों को मिलाकर एक जो ट्रेड समूह बनता है उसको मार्कोसर कहा जाता है। इस मार्कोसर के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। अब इसको लेकर फ्रांस और जर्मनी दोनों के ही विचार अलग अलग है। जहां जर्मनी चाहता है कि मार्कोसर के साथ ट्रेड संधि कर ली जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से निर्यात पर टिकी है। और मार्कोसर संधि यदि लैटिन अमेरिकन देशों के साथ साइन होती है, एफटीए साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्कोसर के साथ साइन किया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जर्मनी को फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप फ्रांस की बात करोगे तो फ्रांस इसके अगेंस्ट में है। फ्रांस नहीं चाहता कि लैटिन अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिका के इस ग्रुप के साथ
मार्कोसर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। अब फ्रांस ऐसा क्यों नहीं चाहता? क्योंकि फ्रांस के अंदर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ज्यादा टिकी हुई है और फ्रांस के किसान जो है वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो, सस्ता सामान आकर फ्रांस के अंदर बिके और इससे फ्रांस के किसानों को नुकसान होगा। इस वजह से आए दिन फ्रांस के अंदर इस प्रकार के एग्रीकल्चर या फिर फार्मर्स के प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस प्रकार की संधि का विरोध करते हैं। इसी वजह से अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए खड़े होते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो एफटीए का विरोध कर रहे हैं। और जबकि जर्मनी का आरोप है कि फ्रांस के द्वारा अपनी घरेलू राजनीति को तुष्ट करने के लिए इस प्रकार के इतने समय से, इतनी मेहनत से जो एफटीए साइन करा जा रहा था उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। तो पहली चीज तो ये मार्कोसर को लेकर लैटिन अमेरिकी देशों के साथ जो एफटीए किया जा रहा है उसको लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच में मतभेद है जो कि खुलकर अब सामने आने लगे हैं। दूसरी चीज, एक प्रोजेक्ट को लेकर, फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच में विरोध है। फाइटर जेट प्रोजेक्ट क्या है? इसका पूरा नाम देखो, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है। ये पूरा 100 अरब यूरो का प्रोजेक्ट है, लगभग 10.7 लाख करोड़। इसमें छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जाने हैं। आप सभी को पता है अभी के लिए फ्रांस के अंदर जो लड़ाकू विमान बनते हैं वो है राफेल, और स्पेन और जर्मनी दोनों यूरो फाइटर नाम के एक लड़ाकू विमान का प्रयोग करते हैं। अब जब ये छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बन जाएंगे, जो ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इसके लड़ाकू विमान जो छठी पीढ़ी के बनेंगे उसके बाद फ्रांस और जर्मनी दोनों के ही लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, 3 देशों का ये सम्मिलित प्रोजेक्ट है। अब इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ पे फ्रांस चाहता है कि ये जो नए लड़ाकू विमान बन रहे हैं उसका पूरा राइट, उसका पूरा कंट्रोल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन को दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी का कहना है कि एयरबस के पास इसके राइट्स होने चाहिए, एयरबस को इसको कंट्रोल करने का राइट मिलना चाहिए। एयरबस 3 से 4 देशों का, 4-5 देशों का, यूरोपियन कंट्रीज का जॉइंट प्रोजेक्ट है या फिर जॉइंट कंपनी है। इसमें स्पेन भी आता है, फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है। इस प्रकार से काफी सारे देश इसमें साझेदार हैं। तो जर्मनी का जहां मानना है कि एयरबस को इसके कंट्रोल राइट मिलने चाहिए, वहीं फ्रांस का मानना है कि इस पर डसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल को निर्मित करती है उसका ज्यादा राइट होना चाहिए, उसका ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच आए दिन इन मुद्दों को लेकर विवाद चलते रहते हैं। इसी वजह से जर्मनी फ्रांस से मुंह मोड़ते हुए इटली के साथ संबंधों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ फिलहाल के लिए उनके संबंध काफी अच्छे चल रहे हैं। कहने को ये संबंध अभी फिलहाल के लिए अच्छे हैं, लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इनकी रणनीतिक मजबूरी ज्यादा है। मजबूरी के अंदर अभी फ्रांस और जर्मनी के संबंध जहां तक खराब है, तब तक इटली की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी यही सोचा जा रहा है कि जब फ्रांस और जर्मनी के संबंध खराब चल रहे हैं तो क्यों ना जर्मनी के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जाए। तो फिलहाल के लिए दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, आगे कितने समय तक रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी और उनके जो सहयोगी नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सामने से दिखाया जाता है कि वो यूएसए के राष्ट्रपति की नीतियों का विरोध करते हैं, उनकी खुलकर आलोचना करते हैं, उनका कन्फ्रंटेशन करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके साथ सहयोग करने की कोशिश उनके द्वारा भी की जाती है। और ऐसा सामने भी आया जब ट्रंप के द्वारा इमैनुअल मैक्रो के साथ की गई बातचीत को, उनके एक सीक्रेट मैसेज को लीक कर दिया गया। इसके अंदर इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेट अस ट्राई टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स, इस प्रकार की बातें इनके द्वारा कही जा रही थी। ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर भी बातचीत इनके द्वारा की गई। तो मतलब पर्दे के पीछे ये सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने से ट्रंप के सामने झुकना नहीं चाहते। ट्रंप को इस प्रकार से दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते कि वो ट्रंप के सामने झुक गए हैं। इस प्रकार की बातें इटली की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनके सहयोगी नेताओं के द्वारा कही जा रही थी। अब यहाँ पे इस तरीके की चीजों को देखते हुए जर्मनी और इटली के बीच में सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि इनके बीच में भी सहयोग कितने लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली काफी सारे देश अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां अपना रहे हैं। आप सभी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी का इस वक्त एक गोल है कि हिटलर के समय जैसी मजबूत ताकतवर सेना हमारे देश में आज के समय निर्मित होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूएसए का रवैया आज के समय पर है, जर्मनी के लोगों का, जर्मनी की सरकार का, जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्वास यूएसए के ऊपर से उठ चुका है। अभी के लिए हमने बात की कि जर्मनी और इटली दोनों ही यूएसए का विरोध नहीं करना चाहते, यूएसए को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जर्मनी के लोग भी जानते हैं, जर्मनी की राजनीतिक दल भी जानते हैं कि यूएसए पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यूएसए जो सुरक्षा आज तक यूरोप को प्रोवाइड करवाता आया है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो यूएसए का यूरोप के देशों के ऊपर था, उस पर फिलहाल के लिए भरोसा करना काफी मुश्किल हो गया है जर्मनी के लोगों के लिए और जर्मनी में राजनीतिक दलों के लिए भी। इसलिए जर्मनी में फिलहाल के लिए ये चीजें चल रही हैं कि जितनी मजबूत सेना बनाई जाए उतना जर्मनी के लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से जर्मनी अपनी कन्वेंशनल आर्मी बनाने का प्रयास कर रहा है। जर्मनी टू बिल्ड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जर्मनी में यूथ को 2.5 लाख रुपए मंथली तक पे किए जा रहे हैं कि वो सेना के अंदर शामिल हो, सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे
और अभी के लिए जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये भी लागू की जा सकती है, ऐसा भी जर्मनी की सरकार के द्वारा कहा गया है। अब इसका रीजन केवल ट्रंप ही नहीं है, ट्रंप के पॉलिसीज में, ट्रंप की सुरक्षा में तो विश्वास लोगों का घटा ही है। जर्मनी के लोगों ने विश्वास करना यूएसए पर बंद कर ही दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार का रवैया रशिया का रहा है, जिस प्रकार से यूक्रेन पर मनमर्जी रशिया के द्वारा की जा रही है, यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है, उसकी टेरिटरीज को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको देखकर भी रशिया का यही प्रयास है कि अब एक बार समय आ गया है कि हम अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत बनाएं और पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर आर्मी जर्मनी की होनी चाहिए। फिलहाल के लिए पोजीशन क्या है? यूरोप के यदि 5 सबसे ताकतवर सेनाओं की बात करें तो फ्रांस सबसे पहले नंबर पर आता है, 2.64 लाख सैनिक इसके पास है। पोलैंड है दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे नंबर पर आ रहा है और जर्मनी चाहता है कि फ्रांस तक पहुंचा जाए या फिर उससे भी ऊपर उठा जाए। पहले नंबर की सेना जर्मनी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक हमने बात की कि फिलहाल के लिए जर्मनी और इटली के संबंध बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों की ही पॉलिसीज में ट्रेडिशनली भी मतभेद रहा है और जिस प्रकार की नीतियां फिलहाल के लिए जर्मनी की है वो इंडिविजुअली भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है और इसका रीजन है कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर घटता हुआ विश्वास और जिस प्रकार का रवैया रशिया का रहा है, जिस प्रकार की मनमर्जी रशिया के द्वारा की जा रही है, ये सारी ही चीजें इसका कहीं ना कहीं कारण बनती है। अब आने वाले भविष्य में क्या होता है? क्या यूरोप के देश आपस में और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनके बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर सभी देश कहीं ना कहीं मिलकर ट्रंप का सामना करने की कोशिश करेंगे, ट्रंप को कन्फ्रंट करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की चीजें अभी हाल ही में हमें देखने को मिली, ट्रंप के द्वारा जिस तरीके का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद काफी सारे नाटो देशों के द्वारा ट्रंप की स्टेटमेंट का विरोध किया गया, ट्रंप के इस रवैये का विरोध किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रंप पीछे भी हटे। तो यदि इस प्रकार से यूरोप पूरा एकजुट होकर काम करता है, नेटो पूरा एकजुट होकर काम करता है, तो ट्रंप को कंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हो जाती हैं। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर, नाटो देशों के अंदर जिस प्रकार से मतभेद हमें देखने को मिल रहा है, वो वैश्विक स्थिरता के लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।